तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपने रियल नंबर वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें, बोर्ड पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है बच्चे, हेडिंग लिखी हुई है रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इस कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो इसलिए आप पहले ही इनको नोट के रूप में लिख लें कि रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन होते हैं, किन दो नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से लिखा बच्चे, कोई भी दो नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएंगे अगर वे एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते। अगर किन्हीं दो नंबर को आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलना है तो वो कब कहलाएंगे, जब वो एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते, अर्थात उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1। जब वो एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे तो उनमें से हाईएस्ट कॉमन कितना निकलना चाहिए, 1। तो वो हमेशा क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। इस कंसेप्ट का यूज़ मैं अपने क्वेश्चंस में करने वाला हूं, तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि कौन से दो नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 8 रिलेटिवली प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि बच्चे आपको पता है कि 5 और 8 एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते। 5 और 8 एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते। पॉइंटों में संख्या आएगी जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे। पूरा पूरा कोई चीज़ डिवाइड कब करती है, जैसे 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये 2 आया, ये पूरा पूरा डिवाइड है कि 2 ने पूरा एक इंटीजर दिया रिटर्न में, तो इसका मतलब 2 इसको पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड। तो बच्चे 5 और 8 एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते, इसलिए 5 और 8 आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। और उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1। और आप लोग देख भी सकते हो 5 और 8 के आप कोई मर्जी फैक्टर बना लो, उनमें से हाईएस्ट कॉमन 1 ही निकल पाएगा। भाई 5 के फैक्टर तो हो ही नहीं रहे 1 इंटू 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, जबकि 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर के लिए उन दोनों नंबर का पहले प्राइम नंबर होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, दोनों प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, दोनों ही प्राइम नंबर ना हो, एक प्राइम हो एक प्राइम ना हो, तीनों ही पॉसिबिलिटी में वो रिलेटिवली प्राइम बन सकते हैं। यानी रिलेटिवली प्राइम के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो दो नंबर पहले प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से या खुद से पूरा पूरा डिवाइड होती हों, उसके अलावा किसी से ना होती हों, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो बच्चे रिलेटिवली प्राइम नंबर के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर पहले प्राइम नंबर हो। वो प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही प्राइम नंबर ना हो पर आपस में रिलेटिवली प्राइम हो। इसलिए रिलेटिवली प्राइम के लिए हमें तो ये लाइनें याद रखनी है कि कोई भी दो नंबर रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे कब, जब वो एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते। यानी उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे 5 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 1 और 5, और 8 के फैक्टर करोगे तो 2 और 4। तो बच्चे क्योंकि 2 इंटू 4 8 होता है, तो 2 इंटू 4 और 5 इंटू 1 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कुछ कॉमन नहीं आने का मतलब सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। अब आप कह दोगे हाँ तो 1 तो आ रहा है ना, हाँ तो 1 तो आ ही सकता है ना, 1 का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 तो सभी में से ही कॉमन आता है। तो बच्चे 5 और 8 आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम। जहां पर आप देख पा रहे हो कि 5 एक प्राइम नंबर है जबकि 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो भी ये आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम। ऐसे दूसरे एग्जांपल में दोनों प्राइम नंबर ले लिए, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और ये आपस में रिलेटिवली प्राइम भी हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 3 आपस में एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते। जब डिवाइड करोगे तो पॉइंटों वाली संख्या आएगी, और पॉइंटों का मतलब वो एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे बच्चे। तो इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से भी हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो जिनमें भी हाईएस्ट कॉमन 1 आए या एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते, वो आपस में क्या कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। और तीसरा नोट मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिखवा दिया कि किन्हीं दो नंबर को रिलेटिवली प्राइम होने के लिए दोनों नंबर का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम नहीं भी हो सकते, तो भी आपस में रिलेटिवली प्राइम। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं आपको, मान लो 8 और बच्चे अपनों ने ले लिया 20, तो नहीं बनेगा। 8 के साथ मान लो आपनों ने, मतलब कोई भी ऐसे दो नंबर सोचो जो आपस में दोनों ही प्राइम नंबर ना हो, पर वो आपके लिए किसका काम कर रहे हैं बच्चे, जैसे 2 और 9, 2 और 9 क्यों, 4 और 9 ले लो। बच्चे 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, और ये एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते, और इनमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। क्योंकि 4 के टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 2, और 9 के टुकड़े करेंगे तो 3 इंटू 3। इनमें से कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, 1 आ रहा है कॉमन। तो ये भी आपस में कैसे नंबर है,
रिलेटिवली प्राइम, और जिसमें आप देख पा रहे हो ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम। तो ये तीनों एग्जाम्पल लिख लेना, ये नोट लगा लेना। और आज की हम अपनी पहली थ्योरम कर रहे हैं। पेपर में आज वाली वीडियो से क्वेश्चन आना ही आना है बच्चे। तो जहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, मैं बोल रहा था, तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चे। तो ये एज अ बस नोट है, ये कोई पेपर में नहीं पूछा जाने वाला नोट कि भाई इसको पूछेगा कि रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं जो आपने छोटी क्लासों में अगर पढ़ी हैं तो अच्छी बात है। अब आ जाओ हमारी बच्चे आज की पहला क्वेश्चन। और पेपर में चार, मतलब बुक में 4 क्वेश्चन है। रूट 2 को इरेशनल, 3 रूट 3 को इरेशनल, रूट p को इरेशनल जहाँ पर p एक प्राइम नंबर है, और रूट 8 को इरेशनल। प्रूव करो। ये 4 क्वेश्चन है और पेपर में हर साल इन चारों में से एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आता ही आता है बच्चे। तो ये चारों एग्जाम्पल होने का मतलब और आपको समझ आने का मतलब 4 नंबर के पक्के हकदार हो गए हो बच्चे इस पहले चैप्टर के अंदर। तो देखें ध्यान से, आज का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बुक के अकॉर्डिंग पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, अपने तो पूरी लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वो कहता प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल को हिंदी में बोलते हैं बच्चे अपरिमेय संख्या। वो कहता प्रूव करो कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब आप कहोगे ये तो हमें पता ही है। अरे पता है, पर ये कैसे इर्रेशनल होता है ये प्रूव करना है। इर्रेशनल का मतलब तुम्हें पता होगा, इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, या कह दो कि जो पॉइंटों के बाद खत्म नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, इर्रेशनल। प्रूव ये करना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी रूट 2 की वैल्यू कभी भी पॉइंटों के बाद खत्म नहीं होगी। तो बच्चे हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये प्रूव करने का कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम कुछ गलत मानकर चल पड़ेंगे। अब गलत मानने का मतलब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। हमें प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, पर हम इसको मान लेंगे कि ये हमारे हिसाब से रैशनल नंबर है। अब अगर हम कुछ गलत मान लेंगे तो लास्ट में रिजल्ट भी गलत आएगा। तो इसको देखते हैं बच्चे। सेम कंसेप्ट पे 3 क्वेश्चन होंगे, रूट 2, 3 रूट 3 और रूट p। तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे रहेंगे। तो बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन को समझना, बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन को समझना। तो देखो बच्चे, मुझे रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज कर रहा हूं। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू कर रहे हैं। एक एक लाइन समझना बच्चे। इर्रेशनल प्रूव करने का कोई तरीका नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से इसको रैशनल मान लिया। तो हेडिंग एज अ क्या लगाएंगे, एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सीधा विरोधाभासी नियम से इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लो। प्रूव करना है रूट 2 एक इर्रेशनल अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया नहीं, हमारे हिसाब से रूट 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। कल भी बताया था, एक नोट लगवाया था, इर्रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r-q। और क्योंकि प्रूव तो ये करना है कि रूट 2 r-q में बिलोंग करे, पर हमारे पास तरीका नहीं है ये चीज प्रूव करने का कि रूट 2 r-q में बिलोंग करे। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लगा दिया। हमने कहा हमारे हिसाब से रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये नहीं का साइन हो गया, यानी कुछ गलत मानकर चल पड़े। अब अगर इर्रेशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल। तो रूट 2 किस में बिलोंग करेगा, p/q। p को छोटा लिखना चाहो तो छोटा लिख लेना, क्योंकि एलिमेंट्स को छोटे फॉर्म में लिखते हैं। अब रूट 2 को हमने मान लिया, सॉरी ऐसे नहीं, रूट 2 अगर इर्रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, रैशनल। और आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो साइड में अपने लिखते हैं। रैशनल नंबर का मतलब होता है p/q फॉर्म के एलिमेंट, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, कल भी बताया था। और p और q कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर। तो बच्चे अगर हम मानकर चले हैं कि रूट 2 हमारे हिसाब से एक रैशनल नंबर है, तो अगर रैशनल है तो उसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। कल एक एग्जांपल में भी अपनों ने ऐसे किया था। तो रूट 2 को बराबर रख दो किसी p/q एलिमेंट के, क्योंकि रूट 2 एक रैशनल है, तो इस रूट 2 को लिखा जा सकता है p/q फॉर्म में। अब मन ही मन हमने सोचा बच्चे कि रूट 2 की वैल्यू 1.414 जो हमें पता है वैसे एक्चुअल में होती है, पर इतना श्योर है कि पॉइंटों में होती है। अब अगर पॉइंटों में होती है, इसका मतलब p और q एक दूसरे को पूरा डिवाइड नहीं कर रहे। भाई सोचो, यहाँ पर 4 होता फिर तो हम कह देते कि q जो है वो p को पूरा डिवाइड कर रहा है, तभी तो एक इंटीजर आया। अब यहाँ पर रिजल्ट में हमें दिख रहा है कि ये एक पॉइंटों वाली संख्या है, तो इससे इतनी बात तो जस्टिफाई है कि p और q जो भी चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे को पूरा डिवाइड नहीं कर रही।
और अभी अभी कंसेप्ट पढ़कर आए हैं, जब भी कोई चीज़ एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करती तो वो दो नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं। और रिलेटिवली प्राइम का मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पक्की बात है 1 होगा, क्योंकि देखो P को Q से डिवाइड करने, Q का P से डिवाइड करने पर रिजल्ट आ रहा है √2, और √2 का मतलब पॉइंटों वाली संख्या, और पॉइंटों वाली संख्या का मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रही, और अगर ये एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रही तो ये क्या होंगी, रिलेटिवली प्राइम नंबर, जहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर इन दोनों का कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए बच्चे पहले वो नोट लगवाया था, फिर ये क्वेश्चन। तो वापस √2 को प्रूव करना है इरेशनल, हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया, हमने कहा √2 हमारे हिसाब से इरेशनल नहीं है। इरेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r-q, और बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब √2 हमने मान लिया कि वो इरेशनल नंबर नहीं है। अब इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल। रैशनल होगा तो इस √2 को लिखा जा सकता है p/q फॉर्म में। अब √2 होती है पॉइंटों वाली संख्या, तो दैट मीन्स p और q एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले इसको तो मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1 और लिख दो वेयर p एंड q आर। तो अब ये समझो लाइनें कि ये क्यों लिख दिया, वेयर अपनी कॉपी में साइड में कुछ मर्जी लिख लेना कि √2 का मतलब पॉइंटों वाली संख्या, इसका मतलब p और q एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे, पर पेपर में ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, वेयर p एंड q पक्की बात है क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्यों होंगे उसका रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे, √2 का पॉइंटों वाली संख्या है, इसका मतलब ये पूरा पूरा एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे, तो ये कैसे नंबर होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। और हम जानते हैं जो भी दो नंबर रिलेटिवली प्राइम होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो एक लाइन तो लिखकर छोड़ दिया, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो निकलेगा वो सिद्ध हो चुका है कि 1 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये लाइनें अपने आप बन रही है। अब देखना लास्ट में जाकर P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से डिफरेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। हमने गलत क्या माना था कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर ही है। तो बच्चे ध्यान से देखना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट आई है और ये तरीके से आई है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखी। हमने देखा ये पॉइंटों वाली संख्या है, दैट मीन्स P और Q एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे तो कैसे नंबर होंगे, रिलेटिवली प्राइम। और अगर रिलेटिवली प्राइम होंगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पक्की बात है कितना होगा, 1 होगा। इसको तो हम मना नहीं कर सकते, ये तो तरीके से आ चुका है। अब आगे बढ़ते, इक्वेशन 1 को फिर से बुला लो, तो यहाँ से कैलकुलेशन फिर से बुलाई, सेम क्वेश्चन है बच्चे, और 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पेपर में रहना है। इसको फिर बुला लिया, √2 बराबर P/Q। बच्चे √2 इसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, बराबर P/Q। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आपको बताया भी था जब भी अटकेंगे, या फिर ऐसा समझो ये 1/2 पसंद नहीं है, नहीं पसंद तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये खत्म हो जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वर्ग करने पर दोनों तरफ। बड़े सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, एक ही कंसेप्ट पे हर एक क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, तो बच्चे 2 की पावर तो 1 हो गई, क्योंकि स्क्वेयर से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 ही लिख दो सीधा। और बच्चे बराबर में आ गया P²/Q²। यहाँ से अगर मैं P² की वैल्यू निकालूं तो बच्चे P² की वैल्यू कितनी आ गई, 2Q²। अब बच्चे Q देखो ध्यान से इस डेफिनेशन में, P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है। अब अगर Q एक इंटीजर है तो Q² भी इंटीजर ही होगा। सोचो Q का मान 2, 3, 4, 5, -1, -2 कुछ मर्जी ले लो, उसका स्क्वायर भी तो क्या ही होगा, एक इंटीजर। तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल लिखकर चलेंगे, इसको तो मार्क करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 3, और बच्चे लिखकर चलेंगे जहाँ पर ये Q है वो कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर। ऊपर देख लो लिखा भी है कि रैशनल नंबर में जो P और Q है वो कहाँ से आते हैं, पूरी डेफिनेशन क्या है, इंटीजर होते हैं। तो P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, Q एक इंटीजर है तो Q² भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर्स को जब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इवन नंबर बनेगा। भाई मैं आपसे एक जनरल बात पूछूं, कभी भी इवन नंबर या सम संख्या कैसे बनाई जा सकती है, किसी भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जो रिजल्ट बनेगा वो एक इवन नंबर बनेगा। तो वो क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। तो बच्चे आप लोग ध्यान से समझो इस बात को कि P² बराबर 2Q² आ गया, दैट मीन्स क्योंकि Q यहाँ पर एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q² भी फिर क्या होगा, इंटीजर।
और अगर क्यू स्क्वायर इंटीजर होगा तो जब भी किसी पूर्णांक को इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इवन नंबर बनता है। तो दैट मीन्स ये RHS जो बन रही है वो एक इवन नंबर सम संख्या बन रही है। और अगर ये सम RHS सम तो LHS भी कैसी संख्या होगी, सम संख्या, यानी पी स्क्वायर जो कुछ भी होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो यहाँ के बाद लाइनें लिख रहा हूँ बच्चे वहां पर, तो आप अपने नोट्स में इसके बाद लिखेंगे, क्योंकि 2q स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर, पक्की बात है ये एक सम संख्या होगी। इवन को हिंदी में बोलते हैं बच्चे सम, जिन जो हिंदी मीडियम के हैं सम का मतलब 2 4 6 8 ऐसी संख्या है। तो 2q स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर, क्योंकि ये एक इवन नंबर होगा देयरफॉर RHS इवन, अगर ये इवन तो LHS भी इवन, तो पी स्क्वायर भी पक्की बात है मस्ट बी एन इवन नंबर। और अगर पी स्क्वायर भी एक सम संख्या होगी तो ये बात सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पी खुद एक इवन नंबर हो। खुद सोचो, अब रिजल्ट पी स्क्वायर एक इवन नंबर बन चुका है, अब अगर पी स्क्वायर इवन है तो पक्की बात है पी भी क्या रहा होगा, इवन। क्यों बच्चे, क्योंकि सोचो अगर पी की वैल्यू 2 है तो पी का स्क्वायर करो 4, तभी तो पी स्क्वायर यानी 4 एक इवन नंबर बन रहा है। पी की वैल्यू मान लो 3 है, अब अगर पी की वैल्यू देखो इवन नंबर नहीं लेते, पी की वैल्यू अगर तुमने एक ओड नंबर ली, पी की वैल्यू अगर तुम 3 सोचते हो तो पी का स्क्वायर 9 कब से इवन नंबर हो गया, नहीं बन रहा ना। अब 4 करो, अगर पी की वैल्यू 4 लेते हो तो पी स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, यानी पी स्क्वायर यानी 16 इवन नंबर कब हुआ, जब खुद पी भी फिर क्या होगा, इवन नंबर होगा ही होगा। तो बच्चे इस लाइन को लिखने के बाद पक्की बात हो गई कि पी स्क्वायर इवन आ चुका है, वो अपने आप आया, हम नहीं लेकर आए। अब पी स्क्वायर इवन नंबर बन गया तो पक्की बात है खुद पी भी क्या ही रहा होगा, इवन नंबर ही रहा होगा। तो यहां से लिखेंगे दैट मीन्स पी इज आल्सो इज एन इवन नंबर। तो पक्की बात है फिर P भी क्या ही होना चाहिए, इवन नंबर ही होना चाहिए। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया भी है कि अगर आप P की वैल्यू सपोज 3 लेते हो यानी इवन नंबर नहीं लेते तो P स्क्वायर भी एक इवन नंबर नहीं बन पा रहा, जबकि रिजल्ट बन चुका है कि P स्क्वायर तो एक इवन नंबर है। अब P स्क्वायर एक इवन नंबर है तो पक्की बात है फिर P भी क्या रहा होगा, इवन नंबर। अब आपको पता है कि सम संख्याएं बनाते कैसे हैं, इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके। किसी मर्जी इंटीजर को ले लो, इंटीजर चाहे ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, पर जैसे आप किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा। जैसे मान लो इंटीजर में तुमने 3 ले लिया, 3 तो ओड नंबर है, पर जैसे ही उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कैसे बनाए जाते हैं, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है P इज आल्सो एन इवन नंबर, तो P हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि एक इवन नंबर है। तो मान लिया कि P को हमने किसी 2 इंटू एम से बनाया है, जहां पर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। P बन चुका है कि वो पक्की बात है एक इवन नंबर होगा, यहां पर भी मस्ट वर्ड लगा लो, P मस्ट बी एन इवन नंबर। P भी पक्की बात है क्या होगा, एक सम संख्या होगी, एक इवन नंबर होगा। और हम जानते हैं कि कब इवन नंबर बनते हैं, किसी भी नंबर को इवन नंबर बनाने के लिए इंटीजर्स को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो P एक इवन नंबर है, ये पता लग चुका है। और इवन नंबर बनते कैसे हैं, अब हमें कोई पता है कि P एग्जैक्टली कौन सा इवन नंबर है, 4 है कि 6 है कि 8 है। तो बच्चे P एक इवन नंबर है, तो P को मान लिया कि वो P 2m के बराबर है, यानी एक इवन नंबर के बराबर है, जहां पर m बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी इंटीजर को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको 2 से मल्टीप्लाई करके आप इवन नंबर बना सकते हैं। और क्योंकि P एक इवन नंबर है तो P पक्की बात है इस फॉर्मेट में होगा। भाई 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 होएगा तो फिर m की वैल्यू 1 होएगी, P अगर 4 होगा तो m की वैल्यू 2 होगी। तो हमें नहीं पता क्या है P, बस इतना पता है इवन है, तो P बराबर 2m लिखा जा सकता है। अब P बराबर 2m को पुट कर दो, P बराबर 2m इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, हमेशा फिक्स प्रोसीजर रहेगा। तो जल्दी से आप लोग इतना काम नोट कर लो और उसके बाद लिखेंगे पुट P इज इक्वल टू, तो इसको अंडरलाइन करके एक इक्वेशन नंबर जरूर दो, अलग से दे देते हैं इक्वेशन A, क्योंकि इसका यूज लास्ट में करेंगे हम। तो इसको A इक्वेशन दे दिया और अब लिखें पुट P इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन नंबर 3, जहां पर हम स्क्वायर करके ये खत्म कर देते हैं ना काम, वहां पर पुट करते हैं हमेशा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट करूंगा तो आपको याद हो जाएंगे। तो लिखें पुट
P इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर ध्यान रखना भाई किस में क्या पुट कर रहे हैं। तो P बराबर 2m आप रख दो इक्वेशन थर्ड में। तो मैं ऊपर से सारा मिटो रहा हूँ और P बराबर 2m रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चे, पर आई थिंक यू विल बी मैनेज। तो मैं बोल रहा हूँ इतना, तो इतना आपको समझ आ जाएगा। तो देखें ध्यान से, P बराबर 2m इक्वेशन थर्ड में रख दो। तो मैं ऊपर से लाइनें मिटो रहा हूँ और तुम ये लाइन याद रखना इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है अभी। तो मैं उसको मिटोता भी नहीं क्योंकि अपना काम शायद सर जाएगा। तो देखें ध्यान से, जैसे ही P बराबर 2m मैं यहाँ रखूँगा तो 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2m के होल स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल आउट तो ये बनेगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। q स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, 2m स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूँ, कोई फर्क कोई पड़ेगा। अरे ये m कहाँ से आ रहा है? इंटीजर लिख दूँ। यहाँ पर m कहाँ से आ रहा है? इंटीजर। m इंटीजर है तो m स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर। किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कैसा नंबर बनता है? इवन नंबर। अगर RHS इवन तो LHS भी इवन। तो यहां से इस लाइन को रीड करके आप क्या कह सकते हो? सो क्यू स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर। वापिस सुन लो, ये इवन नंबर कैसे बना। बच्चे आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो इस क्वेश्चन को, तो m एक इंटीजर से है, और अगर m इंटीजर है तो m स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर। और अभी अभी बताया है किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर बनाता है। दैट मीन्स RHS इवन है। अगर RHS इवन है तो LHS भी इवन। तो क्यू स्क्वायर पक्की बात है कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा ही होगा। अब वही वाला नोट, अगर किसी का स्क्वायर इवन नंबर है तो खुद वो भी क्या रहा होगा? इवन नंबर ही रहा होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो? अगर क्यू स्क्वायर एक इवन नंबर बन रहा है तो क्यू पक्की बात है एक इवन नंबर ही होगा। तो यहां पर लिखोगे सो क्यू मस्ट बी एन इवन नंबर। तो क्यू भी पक्की बात है एक सम संख्या होगी, एक इवन नंबर होगा। और अगर क्यू एक इवन नंबर होगा तो क्यू हमें नहीं पता कौन सा इवन नंबर है, पर उसको बनाने की फॉर्मेट क्या रहेगी? 2 इंटू कुछ भी इंटीजर। जैसे यहां पर p को जब इवन नंबर बनाया था तो 2 इंटू कुछ ना कुछ इंटीजर। तो क्यू भी आ चुका है कि वो भी एक इवन नंबर है, तो क्यू भी किस फॉर्मेट में होगा? 2 इंटू कुछ ना कुछ इंटीजर। तो हमने क्यू की वैल्यू सपोज कर ली, लेट क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू कुछ भी इंटीजर। इंटीजर का नाम n रख दिया, जो सिंबल यूज नहीं हुए वो यूज कर लिए। n बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई n कोई भी इंटीजर है, जैसे ही उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन नंबर बनेगा। क्योंकि क्यू एक इवन नंबर है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसे फॉर्मेट में होएगी। और बच्चे तुम एक बार ये इक्वेशन 2 याद रखना कि p और q में हाईएस्ट कॉमन कितना था? 1। अभी मैं दिखाता हूँ कितना आ रहा है। तो देखें इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर b मार्क कर देते हैं। तो अलग से हटकर क्यों दिया है? क्योंकि यही हमें रिजल्ट देने वाली है। अब तुम्हारे सामने बोर्ड पे इक्वेशन a और b दिख रही है। बच्चे p बराबर 2m और q बराबर 2n। हमें नहीं पता p और q क्या है, पर इतना श्योरली कह सकते हैं कि p और q में जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है वो अब 2 आ रहा है। m और n तो पता नहीं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, पर उनमें हमेशा ये 2 तो रहेगा ही, और 2 रहेगा तो वो 2 कॉमन तो आएगा ही। तो अब हमारे हिसाब से इक्वेशन a और b में p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 तो आएगा ही आएगा। जबकि हम क्लियरली इक्वेशन नंबर 2 में लिख चुके हैं कि p और q के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है। दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक बार तो बोल रहे हैं कि p और q में हाईएस्ट कॉमन 1 ही हो सकता है, और अब तरीके से करने पर कैलकुलेशन p और q में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 आ गया। तो दैट मीन्स हमने जो माना वो गलत माना। हमने गलत क्या माना था? कि √2 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सही बात क्या है? कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो आज की क्लास में तुमने ये प्रूव किया है कि √2 कैसे एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसके बाद की लाइनें मैं लिखता हूँ बच्चे, और ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, 4 क्वेश्चन है इसके जैसे, उन चारों में से कोई एक आता है। तो लिखें बच्चे, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, समीकरण a और b से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q आर 2। आप देख पा रहे हो कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल पा रहा है? 2 तो निकल ही पा रहा है, तो 2 तो आएगा ही आएगा।
विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, किस लाइन का कॉन्ट्राडिक्शन है, इक्वेशन 2 का। अब मैं इक्वेशन 2 मिटो चुका हूं, आपको लिखवाई हुई है कि P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 था, तो क्या लिखोगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि हमारा पी क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 था, जबकि इसने कैलकुलेशन करके पी और क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे दिया, 2। किसी दो सेम नंबर जो पी और क्यू हम लेकर चले थे आर्टिकल में, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी 1 कभी 2, एक साथ दोनों बातें एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो क्या लिखोगे, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमने जो मानना वो गलत माना, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हम गलत क्या मानकर चले थे कि √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो फिर इसका मतलब सही बात क्या है कि √2 एक इरेशनल नंबर में बिलोंग करता है। चेक कर लो, एज अ कॉन्ट्राडिक्शन के नीचे लिखा था कि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब सही बात क्या है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, और नीचे वर्डिंग में लिख दोगे दैट मीन्स √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो पक्की बात है ये एक अपरिमेय संख्या होगी ही होगी। तो बच्चे पेपर में अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, आप लोग खुद नोट्स बना रहे हैं और आपको पता है कि आपको नोट्स किस लेवल पे बनवाए जा रहे हैं, तो ये एक एक लाइंस बच्चे क्लियर करके आपको बनवाया जा रहा है। फिर भी डाउट है तो मेरा नंबर शायद आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, मेरा नंबर है बच्चे 9782556949। एनी टाइम आप कॉल करके कोई भी डाउट आपका, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर उसके लिए शर्त है कि आपको याद रखना सब कुछ ज़रूरी है। कोई भी डाउट पूछते हो तो तब पूछें जब आप डेफिनेशंस पढ़ कर आए हैं, अगर अब आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर ही अगर नहीं पता तो फिर इस क्वेश्चन का तो कोई सेंस ही नहीं है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चे 4 क्वेश्चन है बुक के अंदर, एक कर चुके हैं, 3 रिमेनिंग, सब में एक ही कंसेप्ट लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और यही रिलेटिवली प्राइम का कंसेप्ट, अपने आप चीज़ें बनती जाएंगी, तो इसको आज अच्छे से पढ़ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर पता नहीं, सीधा देख लेना बुक में क्या है, बुक में क्वेश्चन भी देख लेना थोड़ा सा किस लैंग्वेज में दे रखा है वो भी लिख लेना साथ में। प्रूव दैट ये नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या था, सिद्ध करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। फिर वही बात, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इसको इरेशनल कैसे प्रूव करें, जब नहीं पता ना तो एक ही मेथड है जो काम करवा देगा, कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इसका भी सॉल्यूशन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से लिखना शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासी नियम का यूज़ कर दो, जब आपको चीज़ प्रूव नहीं करनी आती तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कॉन्ट्राडिक्शन। तो वो जो चीज़ कह रहा है कि वो प्रूव करो उसका उल्टा मान लो, वो कह रहा है इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है, हम कहेंगे नहीं है। इरेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r-q, और हम कह रहे हैं ये r-q में बिलोंग नहीं करता, तो लेट 3/√3 नॉट बिलोंग्स टू r-q। देखो बिल्कुल सेम स्टेप चल रहे हैं। फिर अगर एक इरेशनल नहीं है हमारे हिसाब से तो फिर क्या होगा, रैशनल, रैशनल द सेंस q में बिलोंग करेगा। फिर साइड में वही q की लैंग्वेज, q होता क्या है, p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, पूरी डेफिनेशन लिखा करो। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो 3/√3 बराबर क्या लिख देंगे, p/q। इसको एक बार मार्क करते हैं हमेशा इक्वेशन नंबर 1। फिर इसका मतलब समझो, देखो जब 2 लिखा होता है तो इसका मतलब पावर 1/2 होती है, जब 3 है तो इसका मतलब 3 की होल पावर कितनी है, 1/3। तो ये भी समझ आना चाहिए कि इस सिंबल का मीनिंग क्या है, 3 की होल पावर 1/3। तो बच्चे इसको लिखेंगे, इस स्टेप को पहले नेक्स्ट स्टेप में लिखो, तो इसको इक्वेशन 1 मत मार्क करो भी, 3 की होल पावर 1/3, तो इस √3 का मतलब है पावर 1/3, बराबर में क्या चल रहा है, p/q। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब एक बात को समझो, यहाँ से हमेशा वो लाइन लिखनी होती है रिलेटिवली प्राइम वाली, तो देखें पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसमें भी कर रहे हैं बच्चे। 3 की पावर 1/3 अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो पॉइंटों वाली संख्या है, ये तो डेफिनेटली पता लग रहा है, बट्टे में है ये ऑलरेडी, तो ये रिजल्ट टोटल बटा वाला ही बनेगा, पॉइंटों वाला बनेगा। अगर पॉइंटों वाला बनेगा इसका मतलब p और q एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे, और अगर एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे तो आपस में कौन से नंबर, रिलेटिवली प्राइम, और अगर आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो इसके बाद वो एक लाइन तो लिखनी है, वेयर p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम
और अपनी कॉपी में जो मर्जी लिख लेना हिंदी में कि ये एक पॉइंटों वाली संख्या है, दैट मीन्स पी और क्यू एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे तो वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। पर पेपर में ऐसे पी एंड क्यू आर पक्की बात है क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। एंड ये मेन लाइन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर, जब रिलेटिवली प्राइम है तो फिर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है। अब वापस से देखना हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेंज हो जाएगा, तो यही कंसेप्ट रहेगा बच्चे इस क्वेश्चन में भी, पर इसमें लॉजिक्स कुछ अलग लग जाएंगे तो वो देखते हैं। इतना पहुंचने के बाद इक्वेशन 1 को पहले भी बुलाया था, वापस बुला लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को बुला लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे ही 1 को बुलाएंगे तो 3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, एज इट इज बुला लिया। क्या पसंद नहीं है, 1/3। पिछले क्वेश्चन में 1/2 पसंद नहीं था तो स्क्वायर किया, अब 1/3 पसंद नहीं है तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये पावर 1/3 तो खत्म, और यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब लग जाएगा तो पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब। पिछले क्वेश्चन में भी p की वैल्यू निकाली थी, तो अब फिर से p की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी बच्चे, p क्यूब की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3q क्यूब। चेक कर लो, क्यू क्यूब यहाँ पर जाकर चला जाएगा तो यही स्टेप आएगा। तो p क्यूब बराबर कितना आ गया, 3q क्यूब। अब पिछली बार तो इवन नंबर का कंसेप्ट लगा था क्योंकि 2 था, अब 3 था तो ये मत कह देना ओड हो गया, ऐसे नहीं कह सकते बच्चे, क्योंकि इधर अब p स्क्वायर भी नहीं है, p क्यूब है, तो क्लियर रिजल्ट्स नहीं बन पाएंगे। आप चेक कर लेना, एग्जांपल्स बना के देख लो, वो लॉजिक सब नहीं लग पाएंगे, कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। डिफरेंट क्या सोचे बच्चे, क्यू क्या है, इंटीजर। ये लाइनें ही करवाती है, जो बच्चों डेफिनेशन को ढंग से रटते हैं ना उनको ये काम में दिक्कत ही नहीं आती। बच्चे क्यू क्या है, इंटीजर। अगर क्यू इंटीजर है तो क्यू क्यूब भी क्या होगा, इंटीजर। अगर क्यू क्यूब एक इंटीजर है तो दैट मीन्स 3 जो है वो p क्यूब को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। भाई मुझे नहीं पता p क्यूब में क्या कुछ है, p क्यूब की वैल्यू कितनी है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पर जो कुछ भी है वो 3 को जब नीचे लेकर जाएंगे तो वो 3 से डिवाइड होने पर एक इंटीजर दे रहा है, क्योंकि क्यू क्यूब एक इंटीजर है, क्योंकि क्यू क्वेश्चन में इंटीजर से है तो क्यू क्यूब भी एक इंटीजर होगा। अब क्यू क्यूब एक इंटीजर होगा तो 3 को अगर इसके अपॉन में ले जाएं तो 3 पी क्यूब को, पी क्यूब हमें नहीं पता क्या है, पर 3 से वो पी क्यूब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि तभी तो रिजल्ट में एक इंटीजर आ रहा है। भाई सोचो, पी क्यूब की वैल्यू मान लो, मुझे नहीं पता कितनी है, पी क्यूब मान लो अगर 64 है, अगर p क्यूब 64 है तो क्या वो 3 से डिवाइड होकर एक पूरा पूरा इंटीजर दे रहा है, नहीं दे रहा, जबकि रिजल्ट में तो एक इंटीजर आ रहा है, क्योंकि क्यू क्यूब तो एक इंटीजर है, इसका मतलब यहाँ तो एक पूरा पूरा अंक आ रहा है, तो p क्यूब कुछ ऐसा होगा जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अब जैसे p क्यूब में तुम 27 ले लो, अगर p क्यूब में 27 लेते हो तो 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 9, यानी क्यू क्यूब में एक्चुअल में कितना है, 9, और बिल्कुल जस्टिफाई है क्योंकि 9 एक इंटीजर है। तो अब यहां से एक लाइन क्या लिख सकते हो कि p क्यूब मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, यानी p क्यूब बिल्कुल डिविजिबल है 3 से, यानी p क्यूब 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा। इस लाइन को वापिस समझो बच्चे, क्यू कहां से आ रहा है, इंटीजर। अगर क्यू इंटीजर है तो पक्की बात है क्यू क्यूब भी क्या होगा, इंटीजर। अगर क्यू क्यूब एक इंटीजर है दैट मीन्स 3 p क्यूब को पूरा पूरा डिवाइड ही कर रहा है, तभी तो क्यू क्यूब यानी रिजल्ट में एक इंटीजर आ पा रहा है। अब देखो ये तो क्यू क्यूब को तो इंटीजर बनने से रोक नहीं सकते, अब ये एक इंटीजर आ रहा है तो ये तभी इंटीजर आ सकता है जब 3 p क्यूब को पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड, और 3 को करना ही पड़ेगा क्योंकि तभी रिजल्ट में एक इंटीजर रह पाएगा, और इंटीजर तो रह पा रहा है क्योंकि क्यू क्यूब तो एक इंटीजर ही है, उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो फिर इस लाइन से हम लिख सकते हैं 3 पक्की बात है पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, किसको, p क्यूब को। तो यहां से मैं लाइन लिखता हूं, वो पहले इसको मैं मार्क करूंगा इक्वेशन 3, जैसे उस क्वेश्चन में p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर को मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा था, तो ये नंबर्स भी मैं इसी क्रम में दे रहा हूं जिससे आपको पेपर में याद रह जाए। तो इसके बाद लाइन लिखें, सो p क्यूब मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से लाइन सिद्ध होती है कि p क्यूब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से। तो इसके बाद से लाइनें यहां पर लिख रहा हूं, सो p क्यूब must be divided by 3, यानी p क्यूब 3 से पूरा पूरा फिर पक्की बात है क्या होगा, डिवाइड। अब अगर p क्यूब 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली p भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब तुम कहोगे ये कैसे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल साइड में लिख लेते हैं, तुम भी लिख लेना।
ये लाइन को मना नहीं कर पा रहे, यहाँ पर मैंने समझाया भी है कि ये क्यू क्यूब एक इंटीजर बन रहा है, तो दैट मीन्स 3p क्यूब को पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। अब अगर p क्यूब मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, यानी p क्यूब 3 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो फिर p भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि अगर p स्क्वायर एक इवन नंबर है तो p भी एक इवन नंबर ही होगा। सेम p क्यूब अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली p को भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना ही पड़ेगा। और अगर ये बात नहीं समझ रहे तो मैं एक एग्जांपल वहाँ पर साइड में समझा रहा हूँ, तुम अपनी कॉपी में लिख लेना। मान लो p मैंने 8 ले लिया। अब तुम्हें दिख रहा है कि 8 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो p को अगर 8 लिया है, p की वैल्यू तुमने 8 लिया है, तो p क्यूब करो, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 64। और तुम देख पा रहे हो फिर 64 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। यानी अगर तुम p कोई ऐसा नंबर लेते हो जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो p क्यूब भी फिर 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, जबकि p क्यूब को तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्ट तभी एग्जिस्ट करेगा। तो p क्यूब तो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको तो रोक ही नहीं सकते। अब p क्यूब 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उसको रोक नहीं सकते, तो फिर p को भी हम नहीं रोक सकते 3 से पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए। तो p पक्की बात है ऐसा ही कोई नंबर होगा जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल, अगर अपने p को मान लो 3 ले लेते हैं, तो पक्की बात है 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और अगर p को 3 लिया है तो p क्यूब करें, यानी 3 का क्यूब करें। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 27 भी 3 से पूरा पूरा क्या होता है, डिवाइड। क्योंकि 27 तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है, तो फिर p भी कुछ ऐसा नंबर रहा होगा जो 3 से पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड। और एग्जांपल्स ले लो, मान लो कोई बच्चा p की वैल्यू क्या लेता है, 4, तो 4 लेता है, तो 4 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो p क्यूब कितना आता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ये गलत कर दिया क्या, 8 बटे 64, ये कुछ और बनेगा। 8 का क्यूब देख लेना, जो भी बनेगा वो 3 से पक्की बात है डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ देखो 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 भी 3 से पूरा पूरा फिर डिवाइड नहीं होता। तो p पक्की बात है। अब p को मान लो 6 ले लो, 6 तुम्हें पता है 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो p क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो 216 भी 3 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड। क्योंकि p क्यूब तो ऐसा है ही जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर पक्की बात है p भी फिर कैसा होगा, ऐसा नंबर होगा जो 3 से पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे, इनको तो मिटो रहा हूँ, तो आप लोगों को कहीं भी लिखने हैं ये एग्जाम्पल तो लिख लो अपनी कॉपी में इस बात को समझने के लिए। तो मैं इसको मिटो रहा हूँ और उसके बाद लिख रहा हूँ, रिजल्ट आ चुका है कि p क्यूब मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, सो p इज आल्सो, सो p मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। तो पक्की बात है p भी फिर 3 से पूरा पूरा ही क्या होगा, डिवाइड। और अगर p भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका मतलब आप p नंबर को मान सकते हो 3 का मल्टीपल। अब तुम कहोगे ये लाइन कैसे लिख दी, अरे इस लाइन का मतलब यही तो है ना, पढ़ो क्या लिखा है, p पक्की बात अभी भी प्रूव भी कर दिया एग्जाम्पलों के थ्रू कि p भी फिर 3 से पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड। अब मान लो p की वैल्यू यही है 3 या 6 है। अब p अगर 6 है तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। p अगर 9 है तो उसको 3 इंटू 3, तो p 3 का मल्टीपल होगा। क्योंकि देखो पढ़ो इसको, m कहाँ से बोला हमने, इंटीजर। m अगर इंटीजर है इसका मतलब पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक का मतलब 3 p को पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड। जैसे यहाँ बोला था क्यू क्यूब एक इंटीजर बन रहा था, तो हमने बोला कि 3 p क्यूब को फिर पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड। तो इसका मतलब अगर p 3 से पूरा पूरा डिवाइड है तो p हमें नहीं पता कैसा नंबर है, पर पक्की बात है वो कैसा नंबर होगा, 3 इंटू कुछ ना कुछ इंटीजर। तभी तो ये अगर एक इंटीजर है तो 3 p को पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड, यानी p 3 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड। तो बच्चे इस लाइन के बाद आप p को कैसा नंबर लिख सकते हो, 3 इंटू कुछ ना कुछ इंटीजर, जो कि किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3p को पक्की बात है पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। क्योंकि ये लाइन आ चुकी है तो इसका मतलब p किस फॉर्म में होगा, 3m फॉर्म में। और आपको इसको इक्वेशन नंबर हमेशा a देना है। लास्ट क्वेश्चन में p बराबर 2 इंटू कुछ आया था, अब की बार ये आया है। अब p बराबर 3m आ चुका है, और आप पिछले क्वेश्चन की तरह इस p की वैल्यू किस में रखते हो, इक्वेशन 3 में। तो मैं ऊपर से लाइनें मिटो रहा हूँ और पुट कर रहा हूँ p बराबर 3m किस में, इक्वेशन नंबर 3 में। तो रखें, पुट p बराबर 3m इन इक्वेशन नंबर 3, पुट p बराबर 3m इन इक्वेशन नंबर 3 रख दो, p की जगह 3m रख दो, तो 3m का होल क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब।
थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 3 का क्यूब 27, m का क्यूब m क्यूब, 3 क्यूब क्यूब चल ही रहा है। 3 से 27 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 और 27 कैंसिल आउट होकर 9 m क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब। क्यू क्यूब को पहले लिख लो, 9m क्यूब को बाद में लिख लो। जहाँ पर m कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों में इंटीजर से ही बिलोंग कर रही हैं चीज़ें। अब अगर m इंटीजर है तो m क्यूब भी क्या होगा, इंटीजर। अब m क्यूब अगर इंटीजर है तो इसका मतलब 9 क्यू क्यूब को पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। जैसे ये क्यू क्यूब एक इंटीजर बना था, तभी तो हम लिख पाए थे कि 3 पक्की बात है p क्यूब को पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। अब क्योंकि यहाँ पर इंटीजर आ रहा है, दैट मीन्स 9 क्यू क्यूब को पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ से क्या लाइन लिख सकते हो, सो क्यू क्यूब मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9। तो क्यू क्यूब पक्की बात है पूरा पूरा डिवाइड होगा किससे, 9 से, क्योंकि रिजल्ट में एक इंटीजर आ रहा है, दैट मीन्स 9 क्यू क्यूब को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अब अगर क्यू क्यूब 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो खुद क्यू भी 3 या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब 3 और 9 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि क्यू क्यूब 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये तो लाइन अपने आप बनी है, हमने नहीं बनाई। अब क्यू क्यूब अगर 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्यू कुछ ऐसा नंबर रहा होगा जो 3 से या 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, तभी क्यू क्यूब 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अपने क्यू की वैल्यू 3 लेते हैं बच्चे। अब क्यू अगर 3 लेते हैं तो क्यू क्यूब कितना होगा, 27, और 27 आपको पता है 9 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड। क्योंकि क्यू क्यूब के लिए तो लाइन बन चुकी है कि वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर क्यू जो है वो पक्की बात है कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो या तो 3 से या फिर 9 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, डिवाइड। 3 या 9 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 3 के लिए भी पॉसिबिलिटी बन के देख रहे हैं आप कि क्यू क्यूब अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू 3 भी हो सकता है, और 3 सिर्फ 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब मान लो क्यू में तुम 9 ले लेते हो, अगर क्यू में 9 ले लेते हो तो 9 बिल्कुल 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 9 का क्यूब करें। अब बच्चे 9 का क्यूब हमें नहीं पता कितना होता है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 लिख लेते हैं। अपॉन में क्या, किससे डिवाइड करने वाले हैं, 9 से, और 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो ही रहा है क्योंकि रिजल्ट में एक इंटीजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बच्चे आप कह सकते हो कि अगर क्यू क्यूब 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी पूरा पूरा डिवाइड होगा या तो 3 से या 9 से। तो हम तो लीस्ट फैक्टर की बात करते हैं, तो यहां से लिखोगे सो क्यू मस्ट बी डिवाइडेड बाय, तो क्यू को डिवाइड होना ही पड़ेगा पूरा पूरा या तो 3 से या 9 से, किन्हीं एक से पूरा पूरा डिवाइड होना ही पड़ेगा। अब 9 में भी 3 इंटू 3 छुपा है, यानी मिनिमम क्यू 3 से तो डिवाइड रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर क्यू अगर 3 से डिवाइड रहेगा तो क्यू को अगर p मस्ट डिवाइडेड बाय 3 तो p को लिख सकते हैं 3 इंटू कुछ इंटीजर। अब अगर q डिवाइड बाय 3 तो q को लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल। तो यहां से भी बच्चे लाइन क्या बनेगी, तो आप लिखेंगे लेट, अगर q 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो q को लिखा जा सकता है, देखो 3 और 9 में से कुछ मर्जी लिखो, पर 9 के फैक्टर भी 3 इंटू 3, तो 3 तो आएगा ही आएगा, 3 इंटू कुछ ना कुछ इंटीजर, और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर बी। अब मैं नीचे से जगह मिटो रहा हूँ और ध्यान से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इक्वेशन 2 में तुम लिख चुके हो कि p और q में हाईएस्ट कॉमन कितना है, 1, जबकि इक्वेशन a और b से p और q में हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि उन्हीं नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन पहले तो 1 आ रहा है अब 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो मानना वो गलत माना था। बच्चे ये लाइन कैसे लिखी, क्यू 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है क्यू पक्की बात है 3 इंटू कुछ ना कुछ इंटीजर फॉर्म में होगा, क्योंकि ये इंटीजर मानकर चले हैं, दैट मीन्स 3 क्यू को पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड। तो इस लाइन को मैथमेटिकल टर्म में ये लिखते हैं जैसे इसको लिखा था। तो बच्चे लिखें इसके बाद फ्रॉम ए एंड बी, तो यहाँ से अपने क्वेश्चन मिटो रहे हैं और लिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों एग्जाम्पल आज की क्लास में तुम्हें समझ आए होंगे। फ्रॉम ए एंड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर, अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बन गया, 3, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। देखो 9 भी लिख सकते हो, 9 लिखोगे तो भी 9 और 3 में भी हाईएस्ट कॉमन 3 तो आएगा ही, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमने बोल दिया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका कितना है, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका कितना था बच्चे, 1, जबकि हमारा कितना आ गया, 3।
दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं करती। दैट मीन्स हमने जो माना वो गलत माना। तो एजम्पशन का मतलब होता है हमने जो माना वो गलत माना। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स 3√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पक्की बात है ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो आज की क्लास में तुमने ये भी क्या प्रूव कर दिया, इर्रेशनल नंबर। अब बच्चे अभी तक मैंने जो दोनों एग्जाम्पल करवाए थे उसमें मैं हमेशा एलिमेंट को एक रैशनल नंबर मानकर चल रहा था अपनी तरफ से और उसे p/q फॉर्म में लिख रहा था। अब कल जो क्वेश्चन होगा उसमें √p नाम से होगा, तो फिर p सिंबल पहले ही यूज हो चुका है, तो जब मैं उसको बराबर रखूंगा एक रैशनल नंबर के तो p/q ना लिखकर m/n लिखूंगा। और मैं एक बार तुम्हें कल की थ्योरम के लिए आज का कंसेप्ट पहले ही समझा दूं। बच्चे अभी तक मैंने दो क्वेश्चन करवाए हैं, एक तो √2 और एक ये 3√3, और इनमें मैंने जब इनको रैशनल नंबर मानना था तो इनको p/q के बराबर रखा था। और पूरे आर्टिकल में आप लोग देख पाओगे मैंने p की और q की वैल्यू ही निकाली है। अब कल हमारे पास √p को प्रूव करना होगा जहां पर p एक प्राइम नंबर है और कहेगा इसको प्रूव करो कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो अपने कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे तो इसको भी रैशनल मानेंगे। रैशनल मानेंगे तो इसको p/q नहीं लिखूंगा, क्योंकि नहीं तो इस p से इस p को आप काट ना दो और कंफ्यूज ना हो जाओ, तो q को मैं m/n की फॉर्म में लिखूंगा। जब इन क्वेश्चनों में मैं p/q की फॉर्म में लिख रहा था तो मैं वैल्यू किसकी निकाल रहा था, p और q की। अब जब मैं इसको m/n की फॉर्म में लिखूंगा तो प्रोसेस यही रहेगा, पर अपने वैल्यू किसकी निकालेंगे, m की और n की। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, पता नहीं इसमें किसकी वैल्यू निकाली थी इसमें किसकी। तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको थर्ड एग्जाम्पल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें दिक्कत ना आए। मैंने इन दोनों ही एग्जाम्पलों में जब इसको एक रैशनल नंबर ट्रीट किया तो उसे p/q फॉर्म में लिखा और पूरे आर्टिकल के दौरान मैंने दो ही काम किए, इस p और q की वैल्यू निकाली। अब कल मैं जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी p वर्ड यूज हो चुका है तो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं और आप भी कंफ्यूज ना हो जाओ, तो अपने उसको एक रैशनल नंबर मानेंगे तो उसको p/q फॉर्म में ना लिखकर नाम अलग रख देंगे m और n। तो फिर वैल्यू किसकी निकालेंगे, m और n की। जैसे यहाँ पर p और q की निकाल रहे थे वहां पर m और n की निकालेंगे। तो ये प्रोसीजर रहता है कि वैल्यू किसकी निकालनी होती है। हम क्या करते हैं, रट लेते हैं, फिर हमें पता नहीं लगता पेपर वाले दिन कि किसकी वैल्यू किस में निकाल के रखनी थी। मकसद क्या था कि हमने ऊपर लाइन लिख दी थी कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो अब पूरा प्रोसेस जो भी कर रहे हो उससे p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ और लाना चाहते हो, तो वैल्यू किसकी निकालना चाहते हो, p और q की। अब कल वाले क्वेश्चन में उधर m/n लिखेंगे तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, m और n की। और ये वाला ही कंसेप्ट लगेगा जो इस क्वेश्चन में लगा है बच्चे कि p/q मस्ट डिवाइडेड बाय 3, तो p भी मस्ट डिवाइडेड बाय 3। तो √p वाले में भी इसी वाले क्वेश्चन का लगेगा, वो इवन ऑड वाले यानी √2 वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो वो कल देखेंगे बच्चे, दो क्वेश्चन ही रह गए, ये चार में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ओके, थैंक यू क्लास। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में।